हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट जो है ये विटामिन B12 के लिए किया जाता है कि जो हमारा विटामिन B12 है एक डाइटरी सोर्स होता है जो कि हम इसको बाय फूड लेते हैं और इसके बाद ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके इसके बाद ये हमारे RBC को फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। ये इसका जो विटामिन B12 है इसका सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेशन दिया है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होता है। उसके लिए हमें IF इंट्रिंसिक फैक्टर, R बाइंडर और कोबालामाइन की ज़रूरत पड़ती है। ये माउथ से हम लेते हैं इसको, फिर हमारी जो स्टमक में IF जो फैक्टर है उसके साथ बाइंड होता है और जाके ये इलियम में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। सिकलिंग टेस्ट हम क्यों करते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि पेशेंट को विटामिन B12 की डिफिशिएंसी के लिए किया जाता है। इसका मेन पर्पज़ होता है कि जो पेशेंट है उसको परनीसियस एनीमिया है या इसके अलावा कोई दूसरा टाइप का एनीमिया है। इस एनीमिया को देखने के लिए हम सिकलिंग टेस्ट करते हैं जो कि मल्टीपल स्टेजेस में किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो स्टेज होती है इसमें ओरल विटामिन B12 दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर विटामिन B12 भी हम दे सकते हैं और उसको ओरल डोज भी दे सकते हैं। ओरल डोज में पेशेंट को जो है रेडियो एक्टिव विटामिन B12 मोस्ट कॉमनली जो है यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो कोबाल्ट होता है 57, 58 देते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा अनलेबल्ड विटामिन B12 देते हैं यहाँ पे। और 1 घंटे के बाद जो है पेशेंट का यूरिन कलेक्शन करते हैं अगले 24 घंटे तक लगातार, और उसमें देखते हैं कितना % जो है वहाँ पे रेडियो लेबल जो विटामिन B12 है वो यूरिन में प्रेजेंट है। नॉर्मली जो 10% रेडियो एक्टिव जो विटामिन B12 है वो आना चाहिए यूरिन में। अगर पेशेंट को एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तो 10% से कम हमें विटामिन B12 का जो अमाउंट है यूरिन में डिटेक्ट करने को मिलेगा। यहाँ पर ये इंजेक्शन के द्वारा हम नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन B12 देते हैं और ये ओरल देते हैं। विटामिन B12 ओरल मुंह के द्वारा इंजेस्टेड करते हैं और ये यूरिन सैंपल है जो 24 घंटे तक हम उसको कलेक्शन करते रहते हैं। इस सिकलिंग टेस्ट का हमारा पार्ट फर्स्ट है कि यहाँ पे जब ओरल हम विटामिन B12 लेंगे रेड कलर से, और स्टमक में IF होता है इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है, उसके साथ में ये बाउंड होके ल्यूमन ऑफ टर्मिनल इलियम के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ये किडनी के द्वारा जो है फिर ये यहाँ पे 10% से पास ये हमारे किडनी में यूरिन के थ्रू पास होता है और फिर इसको हम यूरिन में टेस्ट करते हैं कितना वो वहाँ पे पास आउट हो रहा है। स्टेज 2 है विटामिन B12 प्लस IF का। अगर यहाँ पे ये स्टेज फर्स्ट एबनॉर्मल है तो उसके बाद टेस्ट को हमें रिपीट करना पड़ता है। एडिशनल हमें ओरल इंट्रिंसिक फैक्टर देना पड़ता है और सेकेंड यूरिनेशन कलेक्शन करते हैं इसके लिए, और वहाँ देखते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसके कारण जो है परनीसियस एनीमिया उसको बोलते हैं, क्योंकि IF वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। IF जो है वो बाउंड करता है यहाँ पे विटामिन B12 को और एब्जॉर्प्शन होने में मदद करता है। सेकंड जो टेस्ट है उसका मल एब्जॉर्प्शन का, वो हो सकता है जो कोलिक डिजीज़, बाइलरी डिजीज़, वीपिंग डिजीज़, फैट टेम्पोर इन्फेक्शन, लीवर डिजीज़ और मल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 बाय द इंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन। इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रही है तो ये रीज़न भी एक्स्ट्रा उसमें हो सकते हैं। स्टेज 3 में विटामिन B12 जो है वो और एंटीबायोटिक्स जो हैं आपस में इनका यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस स्टेज में जो है यहाँ पे पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन करना होता है पेशेंट के अंदर कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम तो नहीं है। इसके कारण भी जो है विटामिन B12 जो है नॉर्मली वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। स्टेज 4 में विटामिन B12 जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो हमारा पैनक्रियाज में से एंजाइम निकलते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है और उस कंडीशन को बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। यानी कि पेशेंट के अंदर जो है पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन इन पैनक्रियाज, और प्रॉपर एंजाइम वहाँ पर वो नहीं है जो वहाँ पर आना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो हमारा सिकलिंग टेस्ट है वो विटामिन B12 जो है वो दोनों के साथ और बिना उनके इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा भी ये सेम टाइम में किया जाता है। इसमें डिफरेंट कोबाल्ट जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं CO57, CO58, इन दोनों को डिफरेंट जो हमारे रेडिएशंस हैं उनके द्वारा दिया जाता है और दोनों को विटामिन B12 जो है दोनों को अलग अलग वहाँ पर उसको टेस्ट किया जाता है
और सिंगल रेडियो आइसोटोप्स जो यूरिन में वहाँ पे हम कलेक्शन करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। ये सिगलिंग टेस्ट का जो है यहाँ पे रिजल्ट है, पार्ट 1 में 18.9%, पार्ट 2 में 17.1%, उसके बाद 1.2%, यहाँ 13.7%, 1.4% पार्ट 1 में, और यहाँ पे 1.1%, पार्ट 1 में 1.3% और पार्ट 2 में 15.6%। ये साइनोम्स है इसका, जो विटामिन B12 है उसका दो अदर्स नेम है, उसको बोलते हैं कोबाला, साइनोकोबालामिन, और एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर के लिए किया जाता है। एक्सटिंक्ट फैक्टर जो कटल में प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि विटामिन B12 का ये सिरप है, इसमें ये प्रेजेंट है। कोबालामिन जो है एनालोगस हीम के साथ रहता है, इसका स्ट्रक्चर जो है उसके साथ जो टेट्रापाइरोल रिंग है उसके साथ होता है, और आयरन जो मेटल होते हैं उसके लिए जो है हीम एक जो है यहाँ पे कोफैक्टर होता है। कोबालामिन जो है कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन में होता है, और 6 इसमें जो है यहाँ पर ग्रुप होते हैं जिसको बेंजीमीन के ग्रुप के नाम से, नाइट्रो के नाम से जाना जाता है। ये इसके फॉर्म्स हैं कोबालामिन के। कोबालामिन विटामिन B12 एग्जिस्ट टू द नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स, अलग अलग केमिकल फॉर्म में ये होता है, और इसका केमिकल फॉर्म का जो नाम है 2-डिऑक्सी डाइनोसाइल, जिसको ADO के नाम से, फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो नेचुरल फॉर्म कोबालामिन का वो है मिथाइल कोबालामिन, जो कि ह्यूमन प्लाज्मा में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, और सेल साइटोप्लाज्म में भी ये प्रेजेंट होता है, और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्सी कोबालामिन जो है वो मिथाइल और एल्यूरोसाइन कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। ये डाइटरी सोर्स है, कहाँ कहाँ कोबालामिन सिंथेसाइज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और ये मीट में, फिश में, एग में, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, अदर फूड्स, नॉन एनिमल ओरिजिन, और कोबालामिन अनलेस दे जो कंटामिनेटेड हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। और जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, कभी नॉन वेज नहीं खाते हैं, उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि उसके पास विटामिन B12 की कमी है। यहाँ पे डाइटरी सोर्स हैं, डाइट में दिखाया हुआ है कहाँ कहाँ होता है ये विटामिन B12। एग में, मीट में, पोल्ट्री, सेलफिश, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब के अंदर ये होता है, जिसके द्वारा हमें ये मिलता है। रिक्वायरमेंट विटामिन B12 की नॉर्मल जो वेस्टर्न जो इसने बताया हुआ है यहाँ पे 5 to 30 माइक्रोग्राम कोबालामिन डेली हमें ज़रूरत होती है। एडल्ट जो डेली लूज़ उसमें होता है 1 to 3 माइक्रोग्राम, और इसके अलावा जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो 2 to 3 मिलीग्राम स्टोर होता है, और 3 to 4 ईयर्स जो है उसके लिए सप्लाईज कम्प्लीटली कट ऑफ होता है उसका। वहाँ पे ये डाइट में दिखाया है, ये एग जो है इसके अंदर येलो पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। ये RWA के द्वारा विटामिन का जो बताया हुआ है यहाँ पे विटामिन B12 एज 0 to 6 मंथ में मेल में चाहिए 0.04 ग्राम, 0.04 सेम है, 7-12 मंथ में सेम है, 1 to 3 ईयर में सेम है। ये इसमें पूरा का पूरा टेबल जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है मेल और फीमेल में। इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो 2 मैकेनिज्म में होता है कोबालामिन का एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बक्कल कैविटी, ड्यूडेनल और इनियल म्यूकोजा में होता है रैपिड, और एक्सट्रीमली जो है ये ओरल डोज के द्वारा लिया जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में। एक्टिव प्रोसेस में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है वो एक्टिव रहता है, और वो हमारी बॉडी में इलियम जो होता है वहाँ पर उसका प्रेजेंट होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर IF फैक्टर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वो एब्जॉर्ब वहाँ पर नहीं होगा। डाइटरी कोबालामिन जो है रिलीज होता है प्रोटीन के द्वारा, और कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम के द्वारा स्टमक में, और डियोडिनम जिज़न में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके साथ में सेलिवरी जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो कंबाइन होता है, फैमिली जो इसकी कोबालामिन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसको हम हिपेटोकोरिन के नाम से, SCS के नाम से जाना जाता है। इंटेस्टाइन में जो है हमारे हिपेटोकोरिन वो डाइजेस्ट होता है हमारी जो है पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन के द्वारा, कोबालामिन ट्रांसफर्ड टू द इंट्रिंसिक फैक्टर में ये चेंज हो जाता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन है, रोल इनसाइड जो IF होता है, IF जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स के द्वारा जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वहाँ से बनाया जाता है। और ये हमारी जो सेल्स होती हैं स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस में वहाँ से ये निकलता है। IF जो है कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हमारे इसको रिसेप्टर के रूप में काम करता है, और
ये विटामिन B12 को बाउंड करके हमारी बॉडी में जो है एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशिएंसी, अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है तो फिर जो है इनएडिक्वेट अमाउंट कोबालामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है और इसकी रिक्वायरमेंट 200 नैनोग्राम पर डे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि IF अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे, तो फिर हमारा विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है और पर्नीशियस एनीमिया उसका नाम रखा है। पर्नीशियस एनीमिया मतलब IF इट नॉट अवेलेबल इन प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर अमाउंट। ट्रांसपोर्टेशन है कोबालामिन का यहाँ पे 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांस कोबालामिन फर्स्ट और थर्ड जो है वो केवल जो है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट होता है और WBC के द्वारा वो ब्लड सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसके अलावा जो 90% होता है वो हमारा विटामिन B12 सर्कुलेट होता है, हमारी प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाता है। केवल ट्रांस कोबालामिन जो सेकंड है वो कैपेबल होता है ट्रांसपोर्ट विटामिन B12 इनटू सेल्स, यानी कि जो ट्रांस कोबालामिन सेकंड होता है वही विटामिन B12 को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है, बाकी जो फर्स्ट और थर्ड है वो इतने यूज़ नहीं होते हैं। स्टोरेज ऑफ कोबालामिन, हमारा लीवर जो है उसमें 2000-3000 मिकाग्राम जो है ये स्टोर होता है विटामिन B12 और डेली जो है 1 to 3 मिकाग्राम पर डे जो है हमारी बॉडी में ये इतने इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि विटामिन डिफिशिएंसी होती है और विटामिन B12 जो एब्जॉर्प्शन जिसको वहाँ पे डिजीज हो जाती है। मेटाबॉलिक रोल ऑफ द कोबालामिन, कोबालामिन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो चेन होती है फैटी एसिड की चेन होता है थियोरिन, मेथियोनिन और जो इसकी ब्रांच होती है अमीनो एसिड की ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, इनमें ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये इसका जो हमारा दूसरे कंपाउंड होते हैं प्रोपाइनोल जो COA होता है उसमें भी ये डिग्रेडेशन में रोल प्ले करता है। इसके बाद है फेट ऑफ प्रोपिनोल कोमल विटामिन B12 डिफिशिएंसी, इस केस में कोबालामिन की डिफिशिएंसी हो जाती है जो कि वहाँ पे प्रोपिनोल की यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और फिर इसके जो लिपिड सिंथेसिस है उसमें डिफिशिएंसी हो जाती है, उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। इसका रोल है DNA सिंथेसिस में, बायोकेमिकल जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसमें जो है DNA सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होता, RBC का साइज वहाँ पर बढ़ जाता है, जो नॉर्मल साइज होना चाहिए वो नहीं होता है और इसके कारण मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया है वो दिखाई देता है, मतलब हमें सीन होता है ब्लड में, जो ज़्यादातर वेजिटेबल पे डिपेंड होते हैं, वेजिटेरियन पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव में ये विटामिन B12 नहीं मिलता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं यहाँ पे थायमिन रेटिन सिंथेसिस में? इनएडिक्वेट DMP स्ट्रिक्ट DNA जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है और जो है उसका जो सेल्स होता है वो लार्ज होता आता है और अर्थरोइड सेल्स जो हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वो डेवलप नहीं कर पाता है। इसका रोल क्या होता है कोबालामिन का मेथियोनिन मेटाबॉलिज्म में? कोबालामिन जो है हमें ये रिक्वायर होती है इसको जब हमें यहाँ पे कि हीमोसिस्टिन को मेथियोनिन में जब हमें कन्वर्जन करना होता है तो कोबालामिन की वहाँ पे ज़रूरत होती है और कोबालामिन जो है जो फर्स्ट अंडर वो मिथाइल ट्रांसफ़र के रूप में जो है वो मिथाइल कोबालामिन के रूप में वहाँ पर होना चाहिए, उससे वो बन जाता है। ये रिसीव करता है मिथाइल ग्रुप में, यहाँ पे NF5 जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है और उसके बाद में वो ट्रांसफोलेट जो पार्टिसिपेट पार करता है उसमें वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर विटामिन डिफिशिएंसी बताया है लेवल जो विटामिन 16 to 100 1000 नॉर्मल और 100 से 200 जो बॉर्डर लाइन पे रहता है और बिलो 100 अगर हो जाएगा तो सीवियरिटी डिफिशिएंसी हो जाएगी, इसको सीवियर बीमारी के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी में जो है विटामिन डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, खाना प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, इनहेरिटेड जो माँ बाप से बीमारी मिलती है, जनरेशन होती है उसमें ट्रांसकोबालामिन डिफिशिएंसी, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशिएंसी उसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया, माल एब्जॉर्प्शन में गैस्ट्रेक्टोमी, पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, फिस्टेप फॉर्म और हेलिकोबैक्टर जो है उसको इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो है वहाँ पे कॉर्न डिजीज, ट्रॉपिकल स्पर, इलियक डिजीज, डिक्रीज इलियक एब्जॉर्प्शन विटामिन और इसके अलावा विटामिन जो बाइंड होता है लूप सिंड्रोम और नियोसिन मेथियोनिन जो होते हैं इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है, डिजीज हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं विटामिन B12 में, सेरिब्रम में प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, पेरिफेरल नर्व ठीक से नहीं काम कर पाती है और जो बैलेंस होता है बॉडी का उसको भी जो है ठीक से
बैलेंस करने में काम नहीं होता है, क्योंकि उसको इस चीज़ की प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजी में ये हमारी बॉडी में पार्ट प्ले करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसमें गोनाड्स अफेक्टेड हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और ये सब प्रॉब्लम जो है इसके अंदर में दिखाई देती हैं पेशेंट में। अदर मैनिफेस्टेशन जैसे थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा उसको, पिटेचियल रेशे, ब्रूसिंग, हेमोरॉइड्स, मेलिना, ब्लीडिंग गम्स, ल्यूकोपिनिया, WBC कम हो जाएंगे, जॉन्डिस, रिवर्सेबल मेलेनिन स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में इसका जो हम पेरिफेरल स्मेयर देखेंगे उसमें ओवेलोसाइट मिलेगा हमें वहाँ पे। MCV जो है वो एकदम 100 से ज़्यादा, रेटिकुलोसाइट जो है 0.5% से कम हो जाएगा, और जो ब्लड सेल्स काउंट है, प्लेटलेट काउंट, वो भी उसके रिड्यूस हो जाएंगे, और पैनसाइटोपिनिया उसको प्रेजेंट हो जाएगा। ये पेरिफेरल ब्लड में दिखाया हुआ है यहाँ पे RBCs, ओवेलोसाइट है, बड़े बड़े हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ये RBC का साइज बढ़ गया। ये यहाँ पे सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं जो दी जाती हैं इसको, और ये सप्लीमेंट है जो हमारा सर्विंग साइज 1 पैच सेविंग, ये लेने के बाद में जो फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, वो बॉडी में नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था यहाँ पे सिकलिंग टेस्ट, वो हम करते हैं जो विटामिन B डिफिशेंसी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्ट बनानिया, उसके लिए करते हैं। और सिकलिंग टेस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमें पर्नीशियस एनीमिया और अदर एनीमिया में डिफ्रेंशिएट करने के लिए।